गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हमारे बाकी के पेंडिंग 3 प्रिंसिपल्स जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी प्रिंसिपल। अब सबने इससे पहले क्लासेस में पढ़ा होगा न्यूटन्स के प्रिंसिपल्स। तो 3 प्रिंसिपल्स न्यूटन्स के, एक प्रिंसिपल जो हर एक को याद होगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वैसे ही अकाउंट्स में हमारा एक प्रिंसिपल बन जाएगा, फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। अब ये जो डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये मैं आपके साथ फर्दर 1 या 2 लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। तो अभी सिर्फ आप कंसेप्ट को समझिएगा। तो रूल क्या, प्रिंसिपल क्या कहता है, फॉर एवरी डेबिट अगर कोई डेबिट होगा तो उसी के बराबर ही क्रेडिट भी होगा। इक्वल, ऑपोजिट का मतलब अगर डेबिट है तो इसका ऑपोजिट क्रेडिट है। डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट। फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट। और हमारी जो डबल एंट्री बुक कीपिंग है जो हम पढ़ रहे हैं, इसे डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। ये इंटायरली इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर। अब डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखी इसकी डेफिनेशन में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल every transaction entered into by an enterprise has 2 aspects, a debit and a credit of equal amount. For every debit there is a credit of equal amount in one or more accounts. तो इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन एंटरप्राइज के द्वारा एंटर की जाएंगी उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट जो होगा वो एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स में भी हो सकता है। डेबिट एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स में हो सकता है, और इसी के बराबर की अमाउंट क्रेडिट होगी, जो इधर लिखा, इन एन इक्वल अमाउंट इन 1 or more accounts will be credited। तो सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा, एक अकाउंट में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। हम जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तब हम अकाउंट्स वाला डिस्कस करेंगे। जैसे हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड और टेल, तो वैसे ही अकाउंट्स में हर एक ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। और ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर जब नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, तो एक कंप्लीट चैप्टर जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेड है, इसी के एस्पेक्ट पर डिपेंड है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन जो इसकी हम पढ़ेंगे वो क्या कहती है, एसेट्स इज इक्वल टू, किसके बराबर है एसेट्स, इट इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो कोई भी ट्रांजैक्शन ले लेंगे आप, उसमें ये 3 चीजें होंगी, 3 चीजें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो डेबिट होगा वो क्रेडिट के बराबर, और उसी को जब आगे हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ेंगे तो एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। नेक्स्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ये सेम एक्रूअल कंसेप्ट की ही भाषा बोलेगा। सेम टू सेम ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो हमने एक्रूअल कंसेप्ट में पढ़ा है। तो क्या कहता है ये वाला प्रिंसिपल कि रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज कब करते हैं, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज एंटर्ड इनटू। एक्रूअल कंसेप्ट भी यही कहता है
कि रेवेन्यू को कब आप रिकॉग्नाइज करेंगे, किस पीरियड में रिकॉग्नाइज करेंगे। इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज एंटर्ड इनटू एंड इट हार्डली मैटर्स वेदर अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट, वेदर अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट। तो जब एंटर होगा तब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। डेफिनेशन में रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर की, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जिस दिन मेरा मंथ कंप्लीट हुआ मैंने पढ़ाया, मैंने अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी, मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो गया। इवन दो मेरे को पेमेंट मिले या ना मिले। आज 30th मई है, कल 31st मई, तो आज, कल तो छुट्टी है, आज मेरा जो लेक्चर है या मेरी जो सर्विसेज के बाद मेरी पेमेंट ड्यू हो जाएगी मई की। मेरे को अगर आज पेमेंट नहीं मिलती है, पेमेंट हो सकता है कि मुझे 5 जून को 10 जून को मिले, पेमेंट हो सकती है मेरे को बाद में आफ्टर 10 डेज आफ्टर 15 डेज मिले, बट मेरा जो रेवेन्यू है वो कौन से मंथ में रिकॉग्नाइज हो गया, वो आज मई में मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। इवन दो मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड, या मनी मिला है या नहीं मिलेगा, तो रेवेन्यू हमारा जो रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। वही कहा गया है एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। वो कब एस्टैब्लिश्ड होगा, जब अपनी सर्विसेज रेंडर कर दी जाएंगी। लास्ट प्रिंसिपल हमारा वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफाइबल मीन्स जो भी कोई ट्रांजैक्शन है उससे हम वेरीफाई कर सकें, जिसका कोई सबूत हो। हम जब भी कोई बात करते हैं कि इसका कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो अकाउंट्स में भी वही होगा। बिजनेसमैन या बिजनेस हाउसेज, एंटरप्राइज जब कुछ ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, मैं किसी शॉप पर गया, सामान खरीदा, मेरे को बिल लेना है। आप टीवी में देखेंगे कई बार बार बोला जाता है कि जब भी आप कुछ सामान खरीदते हो तो एक पक्का बिल पक्का लीजिए, आपको बिल पक्का लेना चाहिए। एक प्रूफ है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि भाई मैंने गुड्स को खरीदा। जब बिजनेस हाउस कुछ खर्चे करेगा, कुछ बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो उनके भी वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं, बिल्स जिसे हम बोलते हैं, वो कलेक्ट करते हैं, उन्हें वो संभाल कर रखते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जब गवर्नमेंट के प्रति उनके जो ऑब्लिगेशन है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, जब वो इनकम टैक्स के लिए रिटर्न फाइल करेंगे, तो अगर उन्होंने खर्चे ज्यादा शो किए होंगे, खर्चे ज्यादा लिख दिए, या खर्चे लिखे हुए इनकम टैक्स वालों को कुछ आउट ऑफ डाउट आ गया कि भाई इतना खर्चा तो होना नहीं चाहिए था, इसका प्रूफ क्या है, इसका सबूत क्या है, इसके बिल्स आप सबमिट करिए, उसके बिल आप सबमिट करिए। तो जो बिजनेसमैन ने ट्रांजैक्शंस की होंगी, अगर उनके पास बिल होंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा जो सपोर्ट करता है उनके खर्चों को, वो उनको दिखा सकते हैं, तो अकाउंटिंग आसान हो जाती है, ऑडिटिंग आसान हो जाती है। मेरे पास कोई घर में कोई काम कर रहा है, कोई पेंटर आ गया, मैंने उसको कहा जाओ भाई सामान ले आ, पैसे दे दिए, वो गया सामान खरीद कर ले आया, बिल शिल कोई नहीं था, आकर मेरे को उसने, तो वही आइटम हो सकती है कि जो मैंने 500 की ली थी, जो पर्सन गया वो 550 की, साहब 550 की है। जब मैं उसको बोलूंगा बिल लेकर आओ, तो जिसने बिल काटना है तो वही सोच समझ के काटेगा, क्योंकि जितना बिल होगा उसका एविडेंस बन जाएगा, उसका एविडेंस बन जाएगा। मेरे पास कई बार बच्चे आते हैं, सर ट्यूशन्स पढ़नी है, ठीक है। अब कई बार कुछ बच्चे होते हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, इतने खर्चे हैं, अब तो चलो जियो आ गया, मोबाइल का बिल नहीं आता,
तो कई बार ऐसे हो जाता है कभी कभार, तो बच्चे कहते हैं कि ठीक है, मैं उनको कहता हूं कि मेरी जो फीस है वो 15,000 है। वो कहते हैं ठीक है सर, मगर आप ना बिल जो फीस की जो रिसीट है वो 20,000 बना दीजिएगा। पे वो मेरे को 15,000 कर रहे हैं, बट मेरे से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो दूं वो 20,000 का दूं। अगर मैंने एक बच्चे के लिए 20,000 लिख दिया, बाकी सबके लिए 15,000 लिख दिया, या उसके पेरेंट्स मेरे पास आ जाते हैं पूछने के लिए कि भाई बच्चा आपके पास पढ़ रहा है, क्या फीस, तो मेरे को तो मालूम नहीं है कि किसके पेरेंट्स से मैंने बोल दिया 15,000, साथ ही पर्ची निकाली, सर आपने तो यही पढ़ाने के 20,000 लिए हमसे, तो मैं तो गया। और अगर इनकम टैक्स वाले मेरे से फीस की रिसीट्स मांगते हैं, सभी रिसीट्स में 15,000 15,000 15,000 और एक रिसीट पर 20,000 या कुछ पर 20,000, तो उनको लगेगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। या तो मैं अपनी इनकम अंडरस्टेट कर रहा हूं, कम शो कर रहा हूं, सभी से 20 ले रहा था तो उनको 15 लिख दिया, या फिर किसी के साथ को गड़बड़ घोटाला किया। तो ये जो हमारी वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, इट शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ, एविडेंस, सबूत होना चाहिए। और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें हम इनवॉइसेस, उन्हें हम कैश मेमो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सेल बिल्स, जो हमने सेल्स काटी होंगी, जो बिल्स काटे होंगे, तो ये प्रूफ एविडेंस के रूप में हमेशा होने चाहिए, जिन्हें वेरीफाई किया जा सकता है, जिन्हें क्रॉस चेक किया जा सकता है। थैंक यू बच्चों।